हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज हम ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करेंगे। ये फिर से काफ़ी चर्चा में है इन दिनों और इसीलिए विल गो बैक टू अंडरस्टैंड कि ट्रिब्यूनल्स का बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हमने देखे हैं और क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सब जानते हैं इंडिया में एक लंबे समय से बहुत सारी पेंडेंसी ऑफ केसेस देखी गई है। फिर चाहे वो सेशन कोर्ट लेवल पर हो, हाई कोर्ट लेवल पर हो या फिर सुप्रीम कोर्ट लेवल पर हो। और इसी इशू को डील करने के लिए इंडिया में जन्म हुआ ट्रिब्यूनल्स का। तो देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ट्रिब्यूनल्स का प्रोविजन मेंशन्ड नहीं था। ये ट्रिब्यूनल्स हमारे पास आया बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1976 और ये आया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। और देखिए, इसी के बाद एक अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 14A डाला गया और वहीं से जन्म हुआ ट्रिब्यूनल्स का। तो बिफोर वी गो ऑन टू व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल्स, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ट्रिब्यूनल्स है क्या। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म है, याद रखिएगा। ट्रिब्यूनल्स क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब देखिए, समझ लेते हैं क्वाजी जुडिशियल का यहाँ क्या मतलब है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके पास वो पावर्स हैं जो अदरवाइज कोर्ट के पास होते हैं, जुडिशियल डिसीजंस लेने का अधिकार है, बट एट द सेम टाइम वो फॉर्मली जुडिशियल सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो दे डू हैव सम पावर्स which the court of law has, but that does not make them part of the formal law system और formal judicial system। और ऐसी ही जो है इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है ट्रिब्यूनल्स। तो देखिए, बहुत स्पेसिफिक मुद्दों पे बनाई जाती हैं। कोर्ट ऑफ लॉ के पास बहुत सारे मुद्दे डील करने के लिए होते हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल्स हमेशा किसी स्पेसिफिक इशू पे काम करते हैं। और देखिए, ऑब्जेक्टिव इसका बहुत क्लियर था। क्योंकि इतनी ज्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस थी, तो इस ट्रिब्यूनल्स के थ्रू स्पीडी जस्टिस डिलीवर करना, उसे इनएक्सपेंसिव बनाना, दैट वाज द आइडिया, ताकि जो रेगुलर कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उसके बाहर इन मुद्दों को सॉल्व किया जा सके और जितना प्रेशर है हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर उसे ईज किया जा सके। इस आइडिया के साथ ट्रिब्यूनल्स का जन्म हुआ। और इसी के साथ साथ दो आर्टिकल्स जरूर याद रखिएगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो दो आर्टिकल्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आर्टिकल 323A एंड 323B। तो देखिए, जो 323A इंसर्ट किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, यानी वो एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे जिनसे ये ट्रिब्यूनल्स डील करेंगे, वो इश्यूज जो एडमिनिस्ट्रेशन फेस करता है एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल, उन्हें एडजुडिकेट करने के लिए डाला गया आर्टिकल 323A। हम देखेंगे कि कैसे इसे एक लॉ के थ्रू, एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। बट फॉर नाउ रिमेंबर आर्टिकल 323A। एट द सेम टाइम याद रखिएगा आर्टिकल 323B, जहां ये बोला गया कि आप इसके अलावा भी एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दिए गए कि इन पर आप ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं। सो 323A वुड स्पेसिफिकली बी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, बट 323B इसमें ऑप्शंस दिए गए जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल एंड लेबर से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स। इस तरीके के से एक लिस्ट प्रोवाइड की गई जिन पे ट्रिब्यूनल्स आगे जाके बनाए जा सकते हैं। सो रिमेंबर 323A and 323B। Now, if we talk about एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, तो देखिए 323A का इस्तेमाल कर एक लॉ पास किया गया जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985। तो ऑफ कोर्स ओरिजिन ये कहाँ ट्रेस करता है, टू आर्टिकल 323A। बट व्हाट इज द एक्ट दैट गेव अस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985। अब देखिए, इनको मैंडेट क्या दी गई। इनको बोला गया कि यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डील विद डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स जो किससे रिलेटेड है, पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड है। वो लोग जो पब्लिक सर्विसेज में काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो यूनियन लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो, उनकी सर्विसेज से रिलेटेड, उनके रिटायरमेंट से रिलेटेड, उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उन्हें डील करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985 ने ये कहा दैट देयर वुड बी 3 ways और 3 types ऑफ ट्रिब्यूनल्स। पहला ऑफ कोर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगा,
उसे बोला गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। फिर ये भी मेंशन किया गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट्स के लिए भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बना सकती है इफ इट रिसीव्स अ रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। एट द सेम टाइम जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का भी यहाँ प्रोविजन था विच मे कम अप इफ देर इज अ रिक्वेस्ट बाय 2 states और मोर देन 2 states। तो ये थी कहानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की। याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं 323A 323B बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। बट इसके लिए जो लॉ बनाया गया दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985 एंड दैट्स व्हाई इन ट्रिब्यूनल्स को स्टैट्यूटरी भी कहा जाता है बिकॉज इस एक्ट के थ्रू इनका स्टैब्लिशमेंट हुआ है। ऐसे ही कई सारे एक्ट्स के थ्रू बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट से आया। सो इस तरीके से इंडिया में ट्रिब्यूनल्स का जन्म हुआ। बाय द वे 323B के अंदर जो लिस्ट डाली गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस पे जो है ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती हैं वो एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये कहा था, क्लैरिफाई किया था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनके अलावा भी कई सारे मुद्दों पे ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं रिस्पेक्टिंग द 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल के अंदर अगर सेंटर के पास मैंडेट है तो सेंटर वो ट्रिब्यूनल ला सकता है और अगर स्टेट के पास मैंडेट है 323B का यूज करके वो ट्रिब्यूनल लेकर आ सकती हैं। सो वो जो लिस्ट मैं आपसे डिस्कस कर रही थी दैट इज नॉट एक्सक्लूसिव, इट मे एंड इट डिड चेंज्ड विद द कोर्स ऑफ टाइम। तो ये थी कहानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की। अब बात करते हैं कि ये जो कोर्ट ऑफ लॉ है हमारे पास और जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ ये बात समझिएगा कि जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो एक ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम का पार्ट होती है। वहाँ एक हिरार्की फॉलो की जाती है। सो यू मूव फ्रॉम सेशन कोर्ट्स टू हाई कोर्ट एंड देन यू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है ये एक लॉ से आई है, जैसा कि हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट से आया है। सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल हिरार्की या फिर ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम। एट द सेम टाइम ये भी याद रखिएगा जैसे कोई सिविल कोर्ट है तो वो सारे सिविल नेचर के केसेस से डील कर सकती है, लेकिन ट्रिब्यूनल सिर्फ उसी इशू पे काम करेगी जिसके लिए उसे बनाया गया है। सो फॉर एग्जाम्पल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैन नॉट डील विद केसेस रिलेटेड टू इनकम टैक्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट टॉक अबाउट केसेस रिलेटेड टू एनी अदर मैटर एक्सेप्ट द पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ सेंटर और स्टेट। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं डील करने के लिए इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ट्रिब्यूनल वुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कोर्ट ऑफ लॉ इंडिपेंडेंटली काम करता है, एग्जीक्यूटिव का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसीलिए वहाँ कोई भी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस नहीं होता। जबकि आपकी ट्रिब्यूनल्स का टेन्योर, आपका अपॉइंटमेंट, आपका टर्म्स ऑफ कंडीशन, सर्विसेज, ये सारा एग्जीक्यूटिव के हाथ में। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी है ट्रिब्यूनल सिस्टम का। सो दिस द कोर्ट ऑफ लॉ इज फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, जबकि ट्रिब्यूनल्स में आप एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंसेस देखते हैं। एक चीज और समझिए, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के, यानी मैं बात कर रही हूँ जजेस की, वो ट्रेंड होते हैं। दे हैव अ ट्रेनिंग प्रोसीजर, यू नो देयर आर सर्टेन एग्जाम्स दैट दे कम थ्रू, दे हैव टू पास थ्रू दैट एग्जाम, सो दे आर ट्रेंड। उनकी जो ट्रेनिंग है वो लॉ में जो है उनको स्पेशलाइजेशन मिला हुआ है। जबकि ट्रिब्यूनल्स के जो प्रेसिडेंट हैं दे मे बी ट्रेंड बट दे मे नॉट बी ट्रेंड ऑल्सो। हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के जो है एक्सपर्ट है, इसीलिए उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का हेड बनाया गया है। सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। somebody who is presiding the court of law would be trained in law, whereas somebody who is presiding over a tribunal may or may not be expert in law. एट द सेम टाइम याद रखिएगा जो जज हैं कोर्ट के, उनका कोई पर्सनल टेक उस मुद्दे में नहीं होता, वो पार्टी नहीं होते टू दैट पर्टिकुलर केस। जबकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट का पार्ट भी हो सकती है। सो लेट्स से whoever is filing a case would be somebody who is fighting against the administrative tribunal, तो उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है केस में। जबकि एक जज बहुत ही इम्पार्शियली नॉट इंटरेस्टेड इन द मैटर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एट द सेम टाइम याद रखिएगा कोर्ट ऑफ लॉ स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स फॉलो करता है। जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके हिसाब से आपको एविडेंसेस पेश करने हैं और वही कोर्ट ऑफ लॉ में मान्यता रखते हैं। जबकि ट्रिब्यूनल्स इस स्ट्रिक्ट
एविडेंसेस को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है, जिसका मतलब है द प्रोसीजर शुड बी जस्ट एंड फेयर। तो वहाँ जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, वो ट्रिब्यूनल्स में फॉलो नहीं किए जाते हैं। एट द सेम टाइम जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो एक लेजिस्लेशन की लीगैलिटी, यानी कि वेदर इट इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, उसे अल्ट्रा वायस डिक्लेयर कर सकता है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है इफ इट इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कोई भी पावर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के पास नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट ऑफ लॉ and why tribunal is called quasi judicial. So although it has judicial powers, you cannot say that it is a court of law. ये डिफरेंस याद रखिएगा। नाउ अभी ये क्यों इतना इशू बना है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विथ ट्रिब्यूनल्स, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रिब्यूनल्स फेस करते हैं, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रिब्यूनल्स के साथ है लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जैसा कि जब हम डिफरेंट स्टडी कर रहे थे हमने देखा कोर्ट ऑफ लॉ एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से बाहर रहता है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स में ऑफन हमने देखा है कि जो है एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस होता है अपॉइंटमेंट में, सर्विस कंडीशंस में, और इस वजह से ट्रिब्यूनल्स इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाती हैं। सो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इन्हें एडिक्वेटली नहीं मिली है, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो किसको मिली हुई है, हमारे कोर्ट ऑफ लॉ को। एट द सेम टाइम देखिए प्रॉब्लम ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी भी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज एज आई सेड स्टेट्स हैव देयर ओन पावर, सेंटर हैज देयर ओन पावर। तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स की वर्किंग अपने अपने एक्ट से है। एनजीटी हैज इट्स ओन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, सिमिलरली यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट जिसके अलग प्रोविजंस हैं। सो जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है, यानी जो एक समानता आपको देखने को नहीं मिलती अक्रॉस ट्रिब्यूनल्स, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हैं, एडिक्वेट फंड्स नहीं पहुंचते यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ट्रिब्यूनल्स आए ही इसीलिए थे ताकि जो पेंडेंसी है उसे दूर किया जा सके, बट एट द सेम टाइम हम देखते हैं ट्रिब्यूनल्स में भी बहुत ज़्यादा पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। सो देयर वाज अ रिसर्च रिसेंटली दैट सेड कि पिछले 4 साल में 25% इंक्रीज हुआ है अनरिजॉल्व्ड केसेस इन ट्रिब्यूनल्स में। और कई बार हम देखते हैं कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं ट्रिब्यूनल्स के वही पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो वो काम पूरा जो है रुक जाता है। इसके अलावा कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप देखिए बहुत सारी वैकेंसीज हैं जैसे मैंने आपसे कहा ट्रिब्यूनल्स में, तो जो पर्पस था ट्रिब्यूनल्स लाने का वही बीट हो रहा है। इनफैक्ट एट द सेम टाइम कई बार ओवरलैपिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शन भी देखा गया है। ऐसे कई सारे ट्रिब्यूनल्स हैं जिसका ज्यूरिसडिक्शन एक दूसरे से ओवरलैप करता है, और इससे फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो वायलेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी शुड बी वेरी वेरी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। पर यहाँ आप देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी का जो डोमेन है वहाँ थोड़ी सी ओवरलैपिंग हमें मिलती है। इट इज़ नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ, एज आई सेड ट्रिब्यूनल्स इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ, और इसीलिए वहाँ एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव हैज एन इंटरेस्ट इन दिस मैटर और वो उसमें पार्टी भी बन जाते हैं। तो जो जुडिशियल सिस्टम की सैंक्टिटी है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आ रही है व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रिब्यूनल्स। तो ये हमने देखा कि ट्रिब्यूनल्स के साथ क्या इश्यूज हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी रीसेंट थिंग दैट इज द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट। तो देखिए ये एक ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया था अप्रैल में, एंड देन वेरी रिसेंटली इन अर्ली अगस्त इसे लोकसभा में पास किया गया, देन राज्यसभा में पास किया गया, और 15 अगस्त को इस पर्टिकुलर बिल को प्रेसिडेंट का असेंट भी मिल गया, एंड दैट इज वाई नाउ वी आर कॉलिंग इट एज एन एक्ट। देखिए नाम क्या है इसका, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट ऑफ 2021। व्हाई वी आर कॉलिंग इट एन एक्ट इज नाउ इट हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस और इसे प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल गई है। तो देखिए जो इसमें सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया गया वो ये था, कई सारी एपेलेट बॉडीज और कई सारे ट्रिब्यूनल्स को स्क्वैश करके उनका काम या तो हाई कोर्ट को या किसी और कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसी बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स जो है इस एक्ट के साथ जो स्क्वैश कर दी गई। फॉर एग्जाम्पल सिनेमेटोग्राफी एक्ट हटा दिया गया, उससे जो रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स थी, कॉपीराइट से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स थी, पेटेंट एक्ट से, एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स, इन सबको स्क्वैश कर द पावर वाज ट्रांसफर्ड टू ईदर अ हाई कोर्ट और अ
और अ सेशन कोर्ट। सो द आइडिया इज कि बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पर अबॉलिश कर दिया गया विद द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट ऑफ 2021। यही नहीं, देखिए और भी कुछ इससे बदलाव किए गए हैं। जो एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स देता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, टर्म्स ऑफ ऑफिस, सैलरी एंड अलाउंस, रेजिग्नेशन, रिमूवल, ये सब डिसाइड कर सकता है ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो अब आप समझ रहे हैं ये यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, बिकॉज इसी प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस ट्रिब्यूनल्स में एग्जिस्ट करता है। और इस एक्ट के बाद तो ये इंटरफेरेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट इस एक्ट ने ये भी बोला कि जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स हैं ट्रिब्यूनल के, वो एक सर्च कम सेलेक्ट कमेटी अपॉइंट करेगी। तो देखिए जो सर्च कम सेलेक्ट कमेटी है, इसमें इन्होंने कौन कौन रखा है, इन्होंने बोला है दैट वुड बी हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं तो वो इसके सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के हेड हो सकते हैं। इसके अलावा देयर वुड बी 2 गवर्नमेंट सेक्रेटरीज। ध्यान दीजिएगा कि जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है वहां पर 2 गवर्नमेंट सेक्रेटरीज भी होंगे जिन्हें गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो आउटगोइंग चेयरपर्सन है ट्रिब्यूनल के, या जो सिटिंग चेयरपर्सन है, अगर आप मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं, उन्हें भी इंक्लूड किया जाएगा। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है दैट दीज सेक्रेटरीज would be representative of the government, so that again causes a conflict of interest. इसके अलावा ये भी बोला गया दैट देयर वुड बी स्पेसिफिक टेन्योर। जैसे बोला गया कि जो चेयरपर्सन है ट्रिब्यूनल के, उनका ऑफिस टर्म होगा 4 इयर्स या फिर 70 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। एंड देन ये भी बोला गया कि जो मेंबर्स हैं उनके लिए एक टर्म डिसाइड किया गया 4 इयर्स और 67 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। अब ध्यान रखिएगा ये जो भी बातें यहाँ डिस्कस की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या फिर टॉकिंग अबाउट द एज लिमिट, इन सब को सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका था जब ये एक ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था। इनफैक्ट गवर्नमेंट हैज री इंट्रोड्यूस दिस, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड अ नो टू दिस एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस। उन्होंने बोला था कि ये जो एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस आप इस ऑर्डिनेंस के थ्रू ला रहे हैं ये ठीक नहीं है, but this was reintroduced through the act that has been recently passed. तो देखिए हमें एक्ट समझ में आया, हमें ट्रिब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो सवाल ये है कि क्या ये एक्ट ट्रिब्यूनल्स जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं उसे सॉल्व कर पाया है। हम सब समझते हैं कि ट्रिब्यूनल्स जिस पर्पस से आई थी शायद वो उसे 100% अचीव नहीं कर पा रही, बट एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि जिस पर्पस से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे वो अभी सॉल्व नहीं हुआ है। बिकॉज इफ आई गो बाय पेंडेंसी ऑफ केसेस, इफ आई गो बाय वेरी वेरी लेटेस्ट डेटा, तो 6 जून 2021 अगर हम देखें कितने पेंडिंग केसेस हैं, तो देयर आर 91,885 पेंडिंग केसेस इन वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। और ऐसे एक डेटा इफ आई गो बाय May 1, 2021, तो सुप्रीम कोर्ट में ओवर 68,000 केसेस पेंडिंग है। जब इतने सारे केसेस पेंडिंग हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम में देख रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल्स हटा देना तो डेफिनेटली ऑप्शन नहीं हो सकता, स्क्रैप कर देना तो ऑप्शन नहीं हो सकता। हाँ, स्ट्रीमलाइन जरूर करने की जरूरत है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भी ये बोल चुका है कि पेंडेंसी के लिए ट्रिब्यूनल्स कैन वर्क वेरी वेरी वेल, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू रैशनलाइज देम, वी नीड टू स्ट्रीमलाइन देम। सवाल ये बनता है क्या ये एक्ट ऐसा कर पाया या फिर कुछ उल्टा ही यहाँ पर हो जाएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आप मुझे बताइएगा आप इस एक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। बट बिफोर वी वाइंड दिस अप, वी रियली नीड टू टॉक अबाउट वन मोर थिंग, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड, हम नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के बारे में जरूर बात करेंगे। एंड व्हाई वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इट इज वे बैक इन 1997 नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन सजेस्ट की गई थी इन अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, दैट इज चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, वहां सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया था दैट वी शुड कम अप विद नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाते हैं जो कि एक अम्ब्रेला बॉडी होगी जिसका काम ही होगा कि वो ट्रिब्यूनल्स को सुपरवाइज करे, अपॉइंटमेंट देखे, जो भी अगर कभी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़े मेंबर्स के अगेंस्ट तो वो भी नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन रखे, इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड जिससे ट्रिब्यूनल्स काफी सफर करते हैं उसको भी ये केटर करे, और एट द सेम टाइम
कोशिश ये हो कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन एक यूनिफॉर्मिटी ला सके, तो सारे जो ट्रिब्यूनल्स अपने अपने तरीके से काम करते हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट करे, एक स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करे, एफिशिएंसी चेक करने का कोई ना कोई तरीका हो। और इससे जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उससे भी हम डील कर सकते हैं, क्योंकि जो एनटीसी है दैट वुड सेट असाइड सैलरीज क्या होनी चाहिए, अलाउंसेस क्या होनी चाहिए, रेगुलेटरी कंडीशंस हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं विद द ट्रिब्यूनल सिस्टम, उसको भी नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन से अचीव किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रिब्यूनल्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रीसेंट एक्ट दैट हैज बीन पास्ड एंड व्हाट कैन वी डू, हम वो क्या कर सकते हैं जिससे ट्रिब्यूनल्स ज़्यादा बेहतर तरीके से इंडिया में काम कर सकें। बिकॉज नो डिनाइंग द फैक्ट देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ गुड वर्क डन एंड देयर इज अ लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।